नमस्कार, भारत 24 पर दहाड़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। दिल्ली चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी एक और मिशन पर है। मिशन है कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। फ्रांस और अमेरिका के दौरे के बाद पीएम मोदी स्वदेश लौट चुके हैं। अब राजधानी में सीएम को लेकर हलचल तेज है। हर राज्य में जीत के बाद जैसा होता आया है, बीजेपी ने वैसा ही सस्पेंस दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बना रखा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या पीएम मोदी हर बार की तरह दिल्ली में किसी ऐसे चेहरे को मौका देंगे जिसका नाम हर किसी को हैरान कर देगा। दिल्ली में सीएम के नाम को लेकर अभी सिर्फ कयासों के दौर ही चल रहे हैं, लेकिन इन कयासों के बीच ये भी माना जा रहा है कि दिल्ली में 19 फरवरी को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। 17 या फिर 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक हो सकती है और अगले 2 दिन में बीजेपी के पर्यवेक्षक भी तय किए जा सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। फिलहाल बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर दिल्ली में नवनिर्वाचित विधायक तक कुछ भी बोलने से खतरा रहे हैं। सवाल पूछिए कि चांसेस किसके ज्यादा हैं सीएम पद को लेकर, तो जवाब हर बार की तरह यही आता है, ये तो पार्टी नेतृत्व ही तय करेगा। तो कांग्रेस सीएम नाम को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, बयानबाजी का दौर है। देखिए कि अभी हमारी बैठक, अभी हमारे पर्यवेक्षक जल्दी तय हो जाएंगे और उसके बाद हमारी बैठक 1-2 दिन में हो जाएगी और तुरंत इससे जल्दी ही आपको और दिल्ली के लोगों को ये सब जानकारी मिलेगी। मेरा ख्याल है कि देखिए 20 से पहले तो करना ही है, तो 17 को 18 को ऐसा लगभग होना चाहिए। आपको मालूम है अभी रात ही तो प्रधानमंत्री जी यूएस से वापस आए हैं, तो ये विषय जो है एक बड़ा विषय है, अलग विषय को कोई न जानता होगा, न कोई अपनी शक्ति रखता होगा। वो ब्यूरोक्रेसी के द्वारा पूरा कंट्रोल करेंगे। ये मॉडल बीजेपी के 2014 से चल रहा है। मुख्यमंत्री का कोई मतलब ज़्यादा नहीं होता। तो आज की चर्चा शुरू करें, लेकिन उससे पहले दहाड़ के सवालों का रुख कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द ये चर्चा रहेगी। सबसे अहम सवाल जो हर कोई जानना चाहता है कि दिल्ली का सीएम कौन होगा, नाम क्या जल्द तय होगा। मोदी शाह करेंगे मंथन, किसका लगेगा नंबर, और प्रचंड जीत मिल गई, किसे मिलेगी सीएम की कुर्सी। सीएम पर मंथन, महिला चेहरे का क्या नंबर लगेगा, ये भी सवाल उठ रहा है। रेस में 16 नाम, किसको मिलेगा दिल्ली का ताज। कई सारे सवाल जिनके इर्द गिर्द ये चर्चा रहने वाली है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। डॉक्टर कौशल कांत जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, मोनिका मेहरोत्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, पवन शर्मा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, और रामकृपाल सर, वरिष्ठ पत्रकार। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में सर्वेश पाठक जी, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। रामकृपाल सर, सबसे पहला सवाल आपसे ही, सीएम कौन होगा ये तो हर कोई जानना चाहता है, लेकिन फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, और खास करके 2024 जून के जो नतीजे आए उसके बाद बीजेपी कैलकुलेटिव मूड में लगातार दिख रही है। क्या उसी पैटर्न पर ये होगा, या दिल्ली के नतीजे जैसे अलग हैं, बीजेपी का मूव भी उतना ही चौंकाने वाला हो सकता है? देखिए, किसी भी नाम की भविष्यवाणी करना तो बड़ा मुश्किल काम होता है। बेशक। और वैसे भी बीजेपी का जो एक, अगर आप देखेंगे 2014 से लेकर के आज तक बीजेपी का जो इस तरह के चुनाव में स्ट्राइक रेट रहा है, वो बिना नाम के करीब 90% रहा है, बिना चेहरे के। और जहां चेहरा होता है वो हार्डली 10% रहा है। तो बीजेपी जब भी चुनाव लड़ती है, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का, उसमें चेहरा जब मोदी जी होते हैं, मोदी जी चेहरा नहीं, मतलब मोदी जी की नीतियां, मोदी जी की का अपना जो उनकी पर्सनालिटी है, जो उनका भरोसे का, जो उनकी बातों पर जनता का भरोसा है, हमेशा ये देखा गया वो जीतता है। और उसके बाद जब कोई निर्णय होता है, कौन नेता होता है, तो मुझे लगता है कि जैसे बाकी राज्यों में भी हम लोग चौंके, चाहे वो राष्ट्रपति का रहा हो। आप देखिए राष्ट्रपति कोविंद, द्रौपदी मुर्मू के वर्तमान राष्ट्रपति मुर्मू जी, या कोई भी हो, 2014 से लेके, जैसे पहले महाराष्ट्र में फडणवीस आए, फिर उसके बाद खट्टर जी आए, फिर यूपी में योगी जी, या अभी जो 3 विधानसभाओं के चुनाव हुए थे 2023 में, उसमें भी राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में। लेकिन दिल्ली इस मामले में एक अलग चीज है। मुझे लगता है बीजेपी पर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आई है, क्योंकि बीजेपी को, मोदी जी को दिल्ली में रिजल्ट देना है। क्या सर उसे 2024 के बाद वाले पूरे टाइम को अलग रखें, चाहे वो हरियाणा में सैनी का नाम पहले था, सैनी का नाम रिपीट किया गया, महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि फडणवीस का नाम सबसे आगे था, वो बने, उसी कैटेगरी में रखें इसको, या बीजेपी वापस पुराने पैटर्न तक आ चुकी है, उस तरह की जीत के साथ, उस तरह के मनोबल के साथ, तो चौंका भी सकती है? देखिए, राज्यों में एक चीज रहती थी कि थोड़ा सा
जो स्टेट में है वो जातीय समीकरण, वर्गीय समीकरण, दिल्ली में जो है वो स्थितियां नहीं है। दिल्ली में सिर्फ एक ऐसा चेहरा ढूंढा जाएगा जो मोदी जी का विश्वसनीय होगा और वो इतना काम करने वाला होगा, क्योंकि यहाँ उस तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है दिल्ली में। सर, दिल्ली जो समीकरणों में भी राज्यों बीजेपी ने तो चौंकाया ही है, चाहे वो मोहन यादव की बात कर लीजिए, योगी आदित्यनाथ का जिक्र लीजिए, फडणवीस का लीजिए। समीकरणों के इतर ही बीजेपी ने चेहरे पहले भी दिए हैं, इस बार उसकी संभावना कितनी दिख रही है? मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, इस बार मेन जो होगा यह होगा कि दिल्ली में कोई एक ऐसा बंदा हो जो काम जैसे गडकरी जी केंद्र में कर रहे हैं या कोई भी, तो दिल्ली में अब वो कौन हो सकता है तो बीजेपी मोदी जी जानते होंगे, अमित शाह जी जानते होंगे। लेकिन मैं यहाँ कोई क्षेत्रीय संतुलन बनाना, अगड़े पिछड़े का, वो समीकरण बीजेपी के सामने वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम ये होगी कि कोई ऐसा बंदा हो जो लगातार काम करे, यमुना की सफाई से लेकर के बहुत सारी, तो यहाँ पर उस तरह का कोई होगा कि जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। अब वो किस पे भरोसा करते हैं, कौन ऐसा हो सकता है, बहुत सारे चेहरे हैं। और एक बात तो सही है कि यंग होगा, 60 के आसपास का ही होगा, जो जैसा कि मोदी जी अब कर रहे हैं हर जगह पे, जो भी नया आ रहा है वो कम से कम अगले 20 साल की राजनीति के लिए वो तैयार रहे। तो नाम तो जैसा मैंने कहा कुछ नहीं चौंकाने वाला, बट विकास और लगातार विकास, प्रशासनिक जिसमें दक्षता होगी, क्षमता होगी, वही होगा। सर्वेश जी, क्या महिला चेहरे का जो लगातार चर्चा चल रही है कि बीजेपी का कोई महिला सीएम नहीं है, ये भी एक कैलकुलेशन परमुटेशन दिख रहा है क्या? देखिए, इनकार कुछ भी नहीं किया जा सकता। अभी 3 महिला चेहरे हैं, एक जो सौरभ भारद्वाज को ग्रेटर कैलाश से आई, शिखा राय जी हो गई, फिर रेखा जी हो गई, और एक, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम चाहे जितने भी अनुमान लगा ले, जो नाम होगा वो 3 आदमी के ही पास होगा। और जैसा कि कयास लगा जा रहे हैं कि 19 फरवरी को वो सीएम पद की शपथ हो जाएगी दिल्ली में और वो अनाउंस होगा। लेकिन एक स्पेकुलेशन होता है, हम कयास लगाते हैं सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को देख के, तो उसमें कहना बड़ा मुश्किल हो जाए। अब मेरा एक मत ये भी है कि सिरसा जी जो रजौरी गार्डन से जीते हैं, बीजेपी उनको भी लेके आ सकती है, क्योंकि वो सिख फेस है। दिल्ली जो है जाट बहुल कहिए या सिख बहुल आबादी भी है, ऊपर से पंजाब को भी अगर आपको कैटर करना है, जिस तरीके से मोदी जी पंजाब की कल्चर हो या कुछ को लेके जिस तरीके से आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात आप देखिए कि दिल्ली के चुनाव में 10 ऐसे सीट हैं जो जाट बहुल थे और 10 की 10 सीटें बीजेपी जीती है। तो हम अगर प्रवेश वर्मा का नाम सबसे पहले जो चल रहा था उससे भी इनकार नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जिसका नाम चलता रहता है। प्रवेश वर्मा में क्या एक तो ये फैक्टर है, जाट वाला बिल्कुल एक डोमिनेटिंग फैक्टर दिखा, सीटों का आंकड़ा भी आपने बता ही दिया, लेकिन सीएम के बेटे सीएम बनेंगे, ये थोड़ा सा परिवारवाद वाला फिर आरोप नहीं लगेगा? ये बीजेपी कैलकुलेट करेगी ना जब उनका नाम आ गया है। मैं वही कहा ना कि वहां पे वो भी फैक्टर आ सकता है, लेकिन चूंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है, जो अरविंद केजरीवाल अपने आप को दिल्ली का मालिक समझे थे और कह रहे थे कि 40 साल तक मुझे कोई दिल्ली से हटा नहीं सकता। विधानसभा में तो कहते थे ना, मैं मालिक दिल्ली के, तो उनको हटाया है, तो उनको कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी तो मिलेगी ही मिलेगी। या तो डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, अगर सीएम नहीं, सीएम का बेटा सीएम वाली वो जो परिपाटी है, परिवारवाद की बात जो बीजेपी करती है। लेकिन बीजेपी की परिवारवाद जो है वो अलग है। जैसे राहुल गांधी का देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू जी से आ रहा है तो वही पार्टी डिसाइड, वही फैमिली डिसाइड करती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है बीजेपी में। अगर किसी के बेटे हैं और तीन सीएम बीजेपी के रहे हैं, साहिब सिंह वर्मा साहब, उनके बेटे देख ही लिया आपने, विधायकी जीत गए, हरीश खुराना जी हैं, खुराना साहब के बेटे, और बांसुरी स्वराज जी हैं, सुषमा स्वराज की जो सांसद है बेटी, सुषमा जी के जाने के बाद बांसुरी जी आई, वो तो अपनी सहूलियत वाला हो गया। लेकिन महिला वाला फैक्टर कितना हो सकता है, क्योंकि बीजेपी से अभी तक कोई महिला सीएम नहीं है इस दौरान में, हम देख रहे हैं। जी हाँ, अगर आप देखें तो पूरे कम से कम 17 राज्यों में, शायद मैं गलत हूं, बीजेपी का है, और 20 राज्यों मिला ले तो एनडीए पूरा है। वहां पे कहीं भी महिला वाला ये नहीं है, केवल दिया कुमारी जी वो राजस्थान में डिप्टी सीएम है। तो उस फैक्टर को भी हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन है ना कि वही जो सरप्राइज जो है वो केवल अमित शाह जी, मोदी जी और जो दिल्ली के प्रभारी हैं बैजयंत पांडा जी, उन्हीं को पता होगा। कौशल कांत जी वो कहते हैं कि खाना थोड़ा सा ठंडा होकर खाया जाता। अब सर 1 हफ्ता हो गया, तारीख तो बताइए। नाम तो शायद पता बहुत कम लोगों को है, जिसका जिक्र सभी कर रहे हैं, लेकिन तारीख तो बताइए।
देखिए जल्दी ही सभी लोग यही कह रहे हैं, तो सिर्फ ये अब भी नारा मत दे दीजिएगा, तारीख नहीं बताएंगे, सीधे शपथ दिलाएंगे। चलिए, नारा अच्छा है आपका, अच्छा लगा। भारतीय जनता पार्टी शायद यही शुभ है। जैसे रामकृपाल जी ने कहा कि जब हम नाम नहीं बताते तो 90% स्ट्राइक रेट है, और जब नाम बताते हैं तो 10% स्ट्राइक रेट है। तो अगर कोई चीज शुभ है तो हमें उसी शुभ के रास्ते पे चलना चाहिए। हम तो वैसे ही हिंदूवादी सनातनी पार्टी माने जाते हैं और हैं, और गर्व से कहते हैं हमें। तो अगर कोई चीज शुभ है हमारे लिए तो हम उसी पर पार्टी पे चलेंगे जब तक कि कुछ एक्सीडेंट ना होने लगे। और जहां तक रही सीएम के उम्मीदवार की बात, तो सीएम का उम्मीदवार कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है, जिसको कि विधायक दल की तरफ से मान्यता मिले और शीर्ष नेतृत्व उसको स्वीकार करे। जब हमारे देश में एक चाय वाला भारतीय जनता पार्टी के संगठन के थ्रू प्रधानमंत्री बन सकता है, तो ये आश्वस्त रहिए कि देश का कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो देश के लिए समर्पित हो, जो संगठन के लिए समर्पित हो, जो नागरिकों के लिए एक आदर्श स्थापित कर जो सके, परिवारवाद से मुक्त हो। हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है। आप परिवारवाद की जो डेफिनेशन, आप इस पे 100 बार सवाल जवाब हो सकते हैं कि आप ये सोचिए कि जो परिवारवाद हम कहते हैं, जो जनता की समझ में आ रहा है, लेकिन शायद वो विपक्षी लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे यहाँ कोई भी एक ऐसा परिवार नहीं है जो पूरी पार्टी को कंट्रोल कर सके, उसकी पॉलिसीज को निर्धारित कर सके। वो परिवार एक भी नहीं है जो ये बता सके कि कौन अगला प्रधानमंत्री होगा, सहयोगियों में तो हैं कई सारे ऐसे हैं, राजभर साहब हैं, निषाद साहब हैं, पासवान जी हो सकते हैं। वो एनडीए में समाहित नहीं है ना एक दूसरे में। जब वो हमारे पार्टी के मेंबर हो जाएंगे तो वो भी उस पॉलिसी को छोड़ देंगे। तो हमारे यहाँ परिवारवाद का मतलब जो जनता मानती है कि अगर एक परिवार उस पार्टी की सारी पॉलिसीज को डिसाइड करे, अध्यक्ष कौन होगा और आने वाला सीएम कौन होगा, आने वाला प्रधानमंत्री कौन होगा, ये सब अगर डिसाइड करने की क्षमता अगर आए तो उसे परिवारवाद कहते हैं। पर हाँ, आपने बासु स्वराज जी का नाम लिया, वो एक कर्मठ कार्यकर्ता है, शुरू से ही लगी रही है, तो उनको इस बात का पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता कि उनकी माता जी चूंकि रही है मंत्री या कार्यकर्ता रही तो उनको पनिशमेंट दिया जाए। ये तो गलत है। चलिए, वो अपनी सुविधा, अपनी सहूलियत हो गई, आप अपने हिसाब से टर्म चेंज करेंगे, कांग्रेस अपने हिसाब से कहेगी, आम आदमी पार्टी अपने हिसाब से कहेगी। लेकिन क्या कंसिडरेशन है पार्टी में? कुछ चर्चा चल रही है कि महिला नाम है, जाट सीएम होगा, पंजाबी सीएम होगा, कुछ तो बताइए। याद रखिए, एक मंत्र दिया है मोदी जी ने, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। जो भी इसमें खरा उतरेगा वही सीएम होगा और वो दिल्ली का विकास करेगा। 5 साल में जमुना साफ करेगा, सड़कें क्लीन हो जाएंगी, और हम कोशिश करेंगे कि एक ऐसे एग्जाम्पल की तरफ दिल्ली की राजधानी को दिखा सके जो विश्व के पटल पर एक अलग से छटा बिखेरे। ठीक है पवन शर्मा जी, अभी उधर सीएम का नाम डिसाइड नहीं हुआ, उससे पहले आपकी पार्टी में टूट शुरू हो गई। 2-3 पार्षद आपके चले गए, वीरेंद्र सचदेवा जी ने ज्वाइन करा दिया। विधायकों को लेकर भी अब डर तो होगा ही कि खिसके ना। देखिए आयुष जी, भाजपा ने तो कई सालों से आम आदमी पार्टी को तोड़ने की लगातार कोशिशें करी हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाए। हमारे सारे नेताओं को इन्होंने जेल में डाल दिया इस मकसद से कि आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे, पर वो सफल हो नहीं पाए, अलग की बात है। देखिए, हालांकि मुख्यमंत्री का ऐलान करना भाजपा का इंटरनल मैटर है, लेकिन आज 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया और आज भी दिल्ली के लोगों को ये नहीं पता मालूम चल पा रहा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होगा। जो दिल्ली के काम है वो काम पे कैसे आगे बढ़ पाएंगे। हमको बस चिंता इस बात की है, दिल्ली के लोगों को चिंता इस बात की है कि मुख्यमंत्री का नाम घोषित करने को 1 हफ्ते से ज्यादा लग गया, अभी कुछ संभावना दिख नहीं रही है। 27 साल बाद इनकी सत्ता है तो 10 दिन तो लेंगे ही। पवन जी, ऐसा कौन सा कंपल्शन है कि 1 हफ्ते 10 दिन या कितने दिन में चुनना है? जैसा उनके पास लिबर्टी है, यूज कर रहे हैं वो। नहीं, इसमें कोई लिबर्टी नहीं। आयुष जी देखिए, जब तक आपको 1 हफ्ते से ज्यादा दिल्ली का रिजल्ट आए हुए हो गया, अब तक ये घोषित नहीं कर पाए। और देखिए, बड़ा आसान सा था, आपने पूछा था कि इससे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं हम हिंदू पार्टी है, सनातनी पार्टी। अरे भाई, मुख्यमंत्री का चेहरा से सनातनी पार्टी क्या लेन देन है? दोनों चीज एकदम अलग अलग है। इनके पास सिर्फ सारी बातों का निचोड़ निकलता है हिंदू पार्टी, हिंदू का ठेका इन्होंने ले रखा है, लेकिन है नहीं। देखिए, आज मुद्दों की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी का या दिल्ली के लोगों ने जो दिल्ली के लिए आदेश दिया, जनादेश दिया, अलग बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास जिम्मेदारी दी है दिल्ली का मुख्य अपोजिशन में बैठने की। आम आदमी पार्टी उसको अच्छे से निभाएगी और भाजपा ने जो बातें, मैं वही पूछ रहा हूँ कि कैसे निभाएंगे आप लोग? अभी तो पार्षद खिसकने लगे, फिर विधायकों के नंबर ना आ जाए, ये डर तो होगा ना आप लोगों को।
नहीं, कोई डर नहीं है, ऐसे बिल्कुल कोई डर नहीं है। हम तो 10 साल से भाजपा की सीबीआई, ईडी, पुलिस, तंत्र, गुंडागर्दी सबको झेलते आ रहे हैं। उन्होंने लाख बार कोशिश कर ली आम आदमी पार्टी को तोड़ने की, आम आदमी पार्टी को खत्म नहीं कर पाए और आम आदमी पार्टी 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई। तो आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता मजबूत खड़ा हुआ ठीक है। है कौशल जी, आप कुछ कह रहे थे, बात पूरी करिए, फिर मैं ओनिका जी के पास जाऊंगा, इंतजार कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इन्होंने दिल्ली को वो सीएम दिया जो टेम्परेरी सीएम, आज तक पूरे देश में कभी टेम्परेरी सीएम का कॉन्सेप्ट नहीं था। इन्होंने कहा कितने महीने कि का सीएम आतिशी जी बताइए? तो एक टेम्परेरी आपको सीएम है, थोड़ा याद नहीं होगा। अरे भाई प्लीज, सीएम बदला अपने पास सुनिए, देखिए बारी बारी से बोल लीजिए। अब तो चुनाव खत्म हो गया, अब तो बिहार का सीधे चुनाव आ गया, आराम से बोलेंगे। पवन बारी जी, बारी। आपने अपनी बात रखी तो कम से कम जवाब तो सुन लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि पूरे देश में कहीं टेम्परेरी सीएम का कॉन्सेप्ट नहीं था। एग्जांपल दे रहे हैं ना, लेकिन सुषमा आम स्वराज आदमी का है, पार्टी तीरथ सिंह रावत का है, कई सारे सीएम आपने दिए जो चुनाव के ठीक पहले दिए। हाँ जी हाँ, तो मैं वही सुषमा जी को कहा आपने प्रोजेक्ट कर दिया। पार्टी लेकिन जिसने टेम्परेरी सीएम का अगर लाया गया तो उसने कहा नहीं क्या कि सीएम के बारे में ना बताए, तो प्रोजेक्ट भी तो नहीं किया गया ना समझ सर। लीजिए कोई भी पुष्कर ऐसा सिंह CM धामिया नहीं। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट किया गया। जेल जाएगा मीडिया के सामने बोलते हैं ये टेम्परेरी चलिए एक बार कौशल जी की बात पूरी हो जाए, उसके बाद उनका जी के, उसके बाद आते हैं। हाँ बोलिए कौशल जी। मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगा, मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से एक ऐसा सीएम आएगा जो जेल नहीं जाएगा, जो सीएम पद की गरिमा को बना के रखेगा। ऐसा कोई मंत्री भी नहीं होगा जो जेल जाए, और जेल भी जाते हैं उसके नहीं बाद मतलब पद से सरकार इस्तीफा रहते भी जेल नहीं चला देते जाए हैं। सीएम, तो ये तो खैर एक्सेप्शनल केस अपने आप में बन जाएगा, वो भी बहुत चौंकाने वाला होगा। लेकिन उनका जी सवाल, अब कांग्रेस कहाँ है? बिहार की तैयारी हो रही है, संगठन में फेरबदल, न 3 में न 13 वाली स्थिति है। आम आदमी पार्टी को आप लोग हरा के खुश हैं, लेकिन आंकड़ा फिर भी नहीं बढ़ा। क्या प्रतिक्रिया आपकी? हालांकि आज उदित राज जी का स्टेटमेंट हमने सुनाया, उनका ही कहना है कि अब पीएमओ से सरकार चलेगी दिल्ली की। ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को? देखिए 15 साल जब हम थे तब भी हमने काम किया ही है ना, तो ये तो है नहीं कि अगर 10 साल नहीं है तो कभी नहीं आएंगे, वक्त बदलेगा, आएंगे। देखिए मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि बीजेपी जो है वो डिक्टेटोरियल पार्टी है। मैं इसलिए कहती हूँ सर कि जेपी नड्डा तो नाम खाते नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको कुछ नहीं पता होता, लेकिन मोदी जी आज ही डिसाइड करते हैं, तो डिक्टेटर तो ये हुआ। और इतने महिला विरोधी हैं, ये क्या ही महिला को मौका देंगे? इनके एग्जाम्पल आपके सामने ही है। बहरहाल हमें ये देखना है कि जब सुषमा स्वराज जी मुख्यमंत्री थी बीजेपी की, तो उस दौरान 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले जी इन्होंने। ये तो इनकी परंपरा, इनकी ये हालत रही है जब ये दिल्ली संभाल रहे थे। और ये एमसीडी में जब थे तो क्या हाल किया, कूड़ा कूड़ा हर जगह किया। इस वक्त तो सर आपसे यही अपील है कि चलिए आप जीत गए, बहुत बहुत बधाई, लेकिन सवाल यहाँ पर ये होता है कि दिल्ली को अब बख्शे, दिल्ली को एक क्लीन पैसेज दीजिए, दिल्ली की जनता को राहत दीजिए। देखना ये है कि जो एलजी हर बात में रोड़ा अटकाते थे, जब टीचर्स को बाहर भेजने का मौका आया तब नहीं भेजा गया, तमाम वो चीजें। अब देखना ये है कितने स्कूल और चमकते हैं, और जैसे हॉस्पिटल की हालत झरझर है। देखने वाली बात यह है कि मोदी जी एम्स का वायदा करते हैं, तो दिल्ली सरकार के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें क्या बेहतरी आती है। आप हालत देखिए हॉस्पिटल्स की, भगवान न करे जब कोविड का समय था तो क्या ही हालत हुई थी। तो उससे एग्जाम्पल देते हुए मैं उम्मीद करती हूँ, अब तो डबल इंजन है सर, ये तो यही कहते हैं डबल इंजन। और ऐसा क्या कि इनके पास मुखौटे नहीं है, लोग नहीं है, ये तो अपने आप को बहुत टैलेंटेड कहते हैं। ताज्जुब इस बात का है सर, ये कहते हैं सुषमा स्वराज की डॉटर आ गई हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनको पनिशमेंट क्यों? अरे भाई अनुराग ठाकुर, आपके राजनाथ सिंह, तमाम वो नेता हैं जिनके बच्चे आ रहे हैं, इनका मीठा गप गप दूसरे का थू थू, ऐसे तो नहीं हो सकता ना सर। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। नहीं, उनका ये कहना है कि देखिए ये नेता है जिनके बेटे या बेटी जो भी पॉलिटिक्स में है वो एक पूरे प्रोसेस से आ रहे हैं। चाहे पंकज सिंह है तो पहले वो लोकल लेवल की पार्टी में काम करते हैं, फिर विधायक बने। ऐसा तो नहीं कि सीधे पार्टी के अध्यक्ष बन गए, अनलाइक कांग्रेस, उनका आरोप है। नहीं तो बाकी जो जब खुद करते तो ठीक है सर, दूसरा करे तो इनको बड़ी तकलीफ होती है। तो काम की बात करें, ये बहुत हो गया, परिवारवाद, विदेशी, ये सब टंटे चल चुके हैं। अब इनका जो नैरेटिव है ना सर, अब नहीं चलने वाला। देखिए आप इलेक्शन के टाइम में सारी ईडी सीबीआई सबको तो करते हैं, आप इलेक्शन कमिश्नर का हाथ देख लीजिए, आप ईवीएम के साथ वो अटैच करते वीवीपैट, आप उसकी पर्ची का मिलान नहीं करने को राजी, तो क्या हो रहा है देश में? तो ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है? ये तो लेकिन उनका जी बड़ी अजब बात है, आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हुई, 10 साल की सत्ता, आम आदमी पार्टी ने एक सवाल नहीं उठाया। अरविंद केजरीवाल आए मीडिया के सामने, उन्होंने कहा कि जो भी जनता का जनादेश हम स्वीकार करते हैं। कांग्रेस शून्य पे सिमटी हुई है लगातार चुनाव में, लेकिन कांग्रेस को अभी भी शिकायतें हैं, ऐसा क्यों है?
देखिए हरियाणा का चुनाव देखिए कितना परसेंट हमें आया, कितने हम 2% कम थे सिर्फ बीजेपी से। तो ये तो हमारी पार्टी क्या भी कह आप ये बात सकती है, कर रहे हैं, आम आदमी सर? पार्टी और है ना? बीजेपी में कितना डिफरेंस है हाँ वोट तो परसेंटेज का? उनको इस चीज से सबक सीखना चाहिए ना सर। हम भी तो मंथन कर रहे हैं। तब तो जब चुनाव जब थे सर, जब जीते हुए थे सर तब ये कहते थे कि हमें काम नहीं करने दिया जाता, है ना? तब वो बात अलग थी, अब कुछ अलग हो गया। तो आप ना विजन और मिशन तो क्लियर रखिए। तो ये दोनों नहीं, सवाल उनका जी ये भी है, जो आम आदमी पार्टी लगातार 3 चुनाव में, 2 चुनाव में अपने दम पर एक अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट लेकर आई, सत्ता में पहुंची, वो अगर इसको सहर्ष स्वीकार कर लेती है तो आप लोगों के पास तो न तो कुछ खोने के लिए था न पाने के लिए था। आप लोगों को अभी भी शिकायत है, वही मैं कह रहा हूँ। नहीं आप यहाँ थोड़ा सा एक जंपिंग द गन सर। देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा, ये जो जीते उनको मुबारक, है ना? बट उसके बाद बाकी चीजें भी तो मंथन की जाएंगी, नहीं की जाएंगी? हम तो अपना करेंगे। अरे आपने महाराष्ट्र को लेकर आंकड़ा, आपने महाराष्ट्र पर सवाल उठाया था कि इतने वोटर जुड़ गए, इतने वोटर अचानक से जोड़ दिए गए। फिर चुनाव आयोग ने 2004 से लेकर 2024 तक का आंकड़ा पेश किया कि भाई हर चुनाव में इतने आंकड़े आते ही आते हैं। फिर आपको स्वीकार करना पड़ा, या उस पर कोई पलटवार नहीं आया। मैं वही कह रहा हूं कि अभी भी शिकायतें आपकी हैं, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो मेन ऑपोजिशन में है, लगातार 2 बार सत्ता में रही, 3 बार सत्ता में रही अगर देखा जाए, उसके बावजूद उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि भैया ठीक है, जनता का यही जनादेश था, हमारा वोट परसेंटेज इतना है, लेकिन सीटें इतनी है। सर 2 स्टेटों में रहने से कोई बिग डील नहीं है सर, है ना? मैं आऊंगा। जुम्मा 10 साल ही हुए हैं। हाँ, जुम्मा 10 साल ही हुए हैं। So, ये नहीं कि लोकतंत्र में कार्यकाल 5 ही साल का होता, अभी तक भारतीय लोकतंत्र में यही परंपरा रही जम्मू कश्मीर को छोड़कर। रामकृपाल सर, ये कांग्रेस की स्थिति कैसे सुधरेगी? सीएम कौन होगा नहीं होगा, चलिए इस पर एक अलग रार दिख रही है, लेकिन कांग्रेस न 3 में न 13 में दिल्ली में कैसी स्थिति सुधर पाएगी? देखिए ओनिका जी ने अभी एक बहुत अच्छी बात कही, जो ठीक है। उन्होंने कहा कि मिशन और विजन बीजेपी के बारे में कि शायद उसका ठीक नहीं है या आप पार्टी का, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत यह है कि कांग्रेस आज इतनी कमजोर क्यों है? एक तरफ एक पार्टी जिससे आप लड़ रहे हैं उसका प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले रहा है, और एक आपकी पार्टी में है तीसरी बार दिल्ली में 0 आ रहा है, और वो पार्टी मिशन और विजन की बात करती है। ये अगर कांग्रेस पार्टी कमजोर क्यों हुई, अगर ये प्रमुख सवाल होता तो दूसरों की बज़्म दुनिया संवारने वाले कभी घर की खबर तो ली होती। अरे भाई, सब में बहुत छेद हैं, आप इतने कमजोर क्यों हैं? इतनी बार जनता आपको नकार क्यों रही है? कांग्रेस को बुनियादी सवाल ये होना चाहिए, कांग्रेस को किसी को हराने के बजाय खुद को जीतने के लिए संघर्ष करना चाहिए। आप जीतेंगे तो दूसरा हारेगा ही। दिक्कत यह है कि आप सारी एनर्जी इसमें खत्म करते हैं कि हम इसको हराएं कैसे। आप जीत की बात नहीं करते। इंदिरा गांधी कहती थी मुझे जीतना है, उसमें हार इम्प्लाइड होती है, लेकिन आप किसी को हराने के लिए कर रहे हैं, इसीलिए 3 बार दिल्ली में आप 0 पाए। तो मेरा मैं कांग्रेस की आलोचना नहीं, आज का टॉपिक तो आप पर ये बीजेपी पर है, मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं एक बात कह रहा हूं, दिल्ली का चरित्र बाकी राज्यों से अलग है। यहाँ न तो किसी को क्षेत्रीयता है, न जातीयता उस तरह से है, न धर्मांधता है। तीनों चीजों से फैक्टर अलग हैं, अगड़ा पिछड़ा भी नहीं है। यहाँ सिर्फ ये होना चाहिए जो केजरीवाल जी ने कहा कि मैं माफी चाहता हूँ यमुना नहीं साफ कर पाया, मैं माफी चाहता हूँ सड़कें नहीं बनवा पाया यूरोप की तरफ। तो सीधी बात है, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये बहुत अच्छी बात है। जब मोदी जी मॉनिटर कर रहे होंगे तो जो भी मुख्यमंत्री होगा वो उसको रिजल्ट देना ही पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात होती है कि सेंटर से ऊपर से जब पॉलिसीज साफ हैं, जब नीतियां साफ हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत क्यों आए? आप टाइम बाउंड प्रोग्राम मोदी जी देंगे और टाइम बाउंड दिल्ली में काम होगा। वो टाइम बाउंड काम करने वाला एफिशिएंट अधिकारी कौन बन सकता है मुख्यमंत्री, ये बीजेपी डिसाइड करे। ठीक है, उनका जी बोलिए। सर कौन से टाइम बाउंड प्रोग्राम्स हो गए हैं? आपने सिर्फ नॉमिनेचर चेंज करके वही पॉलिसी तो आगे बढ़ाई। बताइए आपकी फॉरेन पॉलिसी का क्या हालत है, इकोनॉमिक पॉलिसी बताइए आपकी। सीता सर, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पहली बात आई एक्सेप्ट व्हाट यू हैव सेड, बट मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी सर, आप इतने सीनियर हैं, हमें सीखना भी चाहिए आपकी बातों से, और शायद तभी भी हमारी जो कमजोरियां ठीक होंगी।
पहली बात तो ये। लेकिन सर उसी ब्रेथ में मैं ये कहूंगी, आप किस आई फेल टू अंडरस्टैंड किस रूप में आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, जब इकोनॉमिक स्टेटस की हालत देखिए। सीतारमण जी कहती है मैं तो लहसुन खाती नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि रुपए की कीमत गिरे, डॉलर की तो बढ़ रही है। ये तो कंपैरिजन है सर, कोई विजन उनका आगे नहीं है। चलिए, उनका जी आपको रामकृपाल सर को कन्विंस नहीं करना, जनता को कन्विंस करना था, उसमें आप लोग चूक गए। लेकिन सवाल यही है कौशल कांत जी, एक संदेश हमने देखा कई सारे चुनाव में दूसरे राज्यों को लेकर भी देखा जाता है, क्या बिहार फैक्टर या पंजाब फैक्टर जिसका सर्वेश जी जिक्र कर रहे हैं, ऐसी चीजें भी कंसिडरेशन में रहती हैं क्या? देखिए, संगठन सारे फैक्टर को कंसीडर करके एक उचित कार्यकर्ता को सीएम बनाएगा। लेकिन मोनिका जी जो कह रही थी वो परिवारवाद की बात कर रही थी, और जो इस तरीके से उन्होंने बांसुरी जी के बारे में बोला या अनुराग जी के बारे में, चलिए ठीक है, वो मुद्दा हो गया, उस पर हम आगे बढ़ते हैं। फिर अपनी सुविधा के हिसाब से आप दोनों लोग बोलेंगे, वो हो गया, आगे बढ़िए। ठीक है सर्वेश जी, सवाल वही है, क्या होगा ज्यादा बड़ा फैक्टर? बिहार हमारे पास चुनाव आगे है, देख ही रहे हैं आप, और बिहार में भी एनडीए के लिए चैलेंजेस हैं, क्या वहां पर भी बीजेपी पूर्वांचलियों को संदेश देने की कोशिश करेगी यहां से, या रामकृपाल सर ने जैसा कहा कि दिल्ली की पॉलिटिक्स अलग है, जाति वर्ग और बाकी मुद्दों के इतर बुनियादी पॉलिटिक्स है? जी हाँ, रामकृपाल जी का जो स्टेटमेंट वो 100% ट्रू है। इसलिए ट्रू है कि आप लोकसभा में देखिए, बीजेपी को सातों में सातों देती आई दिल्ली की जनता, लेकिन 2015-2020 में विधानसभा में क्या हाल किया। अभी जाके मैं बार बार आपके चैनल पे भी बोलता था कि वो जो लोकसभा का वोटर है, थोड़ा सा परसेंटेज अगर विधानसभा में दे दे तो फिर बीजेपी आ जाएगी। तो बिहार के मुझे नहीं लगता कि यहां अगर कोई सीएम बनेगा तो उसका फैक्टर जाएगा बिहार में, क्योंकि बिहार की राजनीति पूरी तरीके से अलग है। वहां पे जातीय फैक्टर सबसे बड़ा जो है अहम है, फिर किसको अगड़े पिछड़े का सबसे बड़ा सवाल है। तो ये यहाँ पे एक सबसे बड़ा काम क्या होगा आयुष भाई, कि यहाँ पे डिलीवरी जो अगर बीजेपी डिलीवरी, क्योंकि कहते हैं ना कि सरमुराए ओले पड़ने वाली बात है, 4-5 महीने में यहाँ पे रेनी से बारिश के मौसम आ जाएगा, जल भराव आएगा, उससे पहले इनको पूरे ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना है, लोगों को जो गंदा पानी मिल रहा है एक जो लोकल रिस्पांस पहले 100 डेज में इनको पूरा करना पड़ेगा। लोकल लोगों की शिकायत थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं हुआ, तो आपको वो भी जीरो से शुरू करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं ना कि और आम आदमी पार्टी को भी ठीक ठाक सा वोट मिला है, आम आदमी पार्टी को ठीक ठाक वोट मिला, लेकिन उसकी करारी हार तय थी, शुरू से तय थी, चाहे पवन भाई माने या ना माने, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने किया। अभी ओनिका जी कह रहे थे कि जुम्मे 10 साल की पार्टी आ रही, उसी पार्टी ने आपको 2 राज्यों से बाहर का रास्ता दिखा दिया, उसके बाद आपके आने की भी उम्मीद नहीं है। तो आम आदमी पार्टी की जो हार हुई है वो करारी हार है। एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर, इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर, बाकी तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दहाड़ में चर्चा जारी है, अगला मुख्यमंत्री या बीजेपी का मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो बीजेपी का अगला चेहरा दिल्ली में कौन होगा, बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के लिए अनाउंस कब किया जाएगा, बैठकें कब होंगी, ये तमाम सवाल जिसकी लगातार प्रतीक्षा की जा रही है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। कौशल जी, वीरेंद्र सचदेवा जी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी जो है वो भ्रामक राजनीति कर रही है और बतौर केयर टेकिंग सीएम आतिशी को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को? देखिए, अगर कोई पार्टी ये कहती है कि उसका ये सीएम जो है वो टेम्परेरी सीएम है, तो उसके बारे में क्या कहा जाएगा? जो लोग सीएम को भी टेम्परेरी बताते हैं, जो लोग शराब का घोटाला करते हैं, शीश महल का घोटाला करते हैं, एलजी ने उनको एक जिम्मेदारी दी है जो एक परंपरा रही है, तो मुख्यमंत्री होने के नाते प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगी, केयर टेकिंग सीएम होने के नाते कहाँ लिखा है? ये मतलब हम तो विपक्ष में है ना, अच्छा। हम तो उनकी कमियों को बताएंगे ना। हाँ। लेकिन आप ये सोचिए, अपनी आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं वो टेम्परेरी सीएम है, मैं आऊंगा तो मैं परमानेंट सीएम बनूंगा। एक ऐसा अरविंद केजरीवाल ने काम किया है। आप ये देखिए, उनको जब बेल मिली तो बेल से सीएम को बेल नहीं मिली, सीएम जेल में ही रहा। शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने टेम्परेरी सीएम दिया। देखिए ना, क्यों कोर्ट का आदेश तो यही था ना कि आप जा करके, आपको बेल मिल रही है लेकिन आप सीएम कार्यालय में जाके दस्तखत नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आम आदमी पार्टी ने परमानेंट सीएम को चुना था वो अभी भी जेल में है। और आप ये देखिए, इन्होंने परिपाटी क्या सेट की, इनका सीएम जेल में, इनके 3 कैबिनेट मंत्री जेल में, इनके 10 से ज्यादा विधायक जेल में हैं। ये शिक्षा के नाम पे आते हैं, शराब के नाम पे जेल में जाते हैं। उन्हीं में से कुछ विधायकों को आपने अपनी पाले में बुला लिया, उन्हीं में से कुछ पार्षदों को आप बुला रहे हैं, उन्हीं में से कुछ विधायकों को आप नहीं बुलाएंगे, ये गारंटी भी आप नहीं दे पाएंगे कौशल भाई? अरे भाई, ये अपने लिस्ट बता दें। गोपाल राय को आप लोग कोसते थे कि नहीं कोसते थे, सवाल उठाते थे कि नहीं? आपके विधायक
आयुष जी, ये आम आदमी पार्टी के पवन शर्मा से कहूंगा कि आप अरविंद जी से बोले एक लिस्ट निकाल दें इनके कौन कौन भ्रष्टाचारी हैं जिनको हम ना लें अगर वो आना चाहें, क्योंकि हमारी पार्टी की विचारधारा जो जिनका नाम आपकी लिस्ट में था उनको तो बख्श दीजिए। खैर पवन जी, मेरा सवाल आपसे है, जिनका नाम आपकी लिस्ट में था उनको तो बख्श देते आप। पवन जी, मेरा सवाल आपसे है, अभी तो आपकी सरकार है एक तरह से। मैं आऊंगा कौशल जी, मैं आऊंगा, ठीक है, मैं आऊंगा, समझ गया आप। रामकृपाल सर भी मुस्कुरा रहे हैं। मेरा सवाल पवन जी आपसे है, अभी तो आप ही की सरकार है ना टेक्निकली, मुख्यमंत्री आतिशी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप ही कर रहे हैं, बिजली व्यवस्था पर सवाल भी आप ही उठा रहे हैं अपने आप पर ही। ये कैसा, मतलब ये अलग ही एक माहौल दिखा है दिल्ली में अब। नहीं देखिए, ऐसे 2-3 सवाल हैं। पहली बात तो है केयर टेकिंग सीएम का कोई मतलब होता नहीं कि पूरे सिस्टम को रन कर सके, ऐसा नहीं होता। सरकार जिसकी जीत के आ जाती है सरकार वो चलाता है, मोरली उसके पास सारी जिम्मेदारी आ जाती है, सारे अधिकार इनके पास है, पहली बात। दूसरा, इन्होंने शराब की बात करी, अरविंद केजरीवाल जो तमाम सारे नेताओं पे आज तक कोई एक भी पैसे का सबूत साबित नहीं हो पाया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए और अमेरिकी शराब पे 50% का इन्होंने रिबेट दे दिया। ये शराब की बात कर रहे थे। पवन जी, अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था कि ये चुनाव मेरे लिए मैंडेट होगा, जनता तय करेगी कि मैं आरोपी हूं, दोषी हूं या नहीं। आपने कहा था कि नहीं कहा था? हालांकि कोई दोषी है नहीं, अदालत ही तय करती है, हालांकि तय तो अदालत से ही होंगे, लेकिन उन्होंने खुद कहा था जनता का आदेश चाहिए। पवन जी, जनता ने आदेश क्या दिया? ठीक, कौशल सुन अरे सुन तो लीजिए भाई। अब आप कम से कम ये तो मान लो चुनाव खत्म हो गया, जनता का फैसला आ गया, चुनावी मोड से बाहर निकल आओ। लेकिन देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अदालत फैसला करती है कौन गुनहगार है कौन गुनहगार नहीं है, लेकिन जनता का फैसला सरमाथे पे है। लेकिन इस बात से इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने ये बात तो अरविंद जी ने कही थी ना, अरविंद केजरीवाल जी ने ये बात कही थी ना कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, अगर जनता की अदालत में दोष मुक्त होकर आया तब मैं सीएम बनूंगा। जनता की अदालत में दोष मुक्त नहीं हुए, जनता ने उनको नकार दिया और इसी वजह से वो सीएम नहीं बन सकते। इसका मतलब चलिए ठीक है, अब तो चुनाव खत्म हो गया, अब क्या ही लड़ना, छोड़िए। रामकृपाल सर, ये सबसे अहम सवाल कि अभी 48 दावेदार हैं या दावेदारों की लिस्ट थोड़ी सी छोटी हुई है अब, क्योंकि एक हफ्ता गुजर गया। नहीं देखिए, बीजेपी में अंदर से तो सभी हर विधायक चाहता है वो मुख्यमंत्री बने, और ये इच्छा सबकी होती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बीजेपी में कोई दावेदारी रख नहीं सकता, इच्छा रख सकता है, तो इच्छा होगी लेकिन दावेदारी नहीं हो सकती, क्योंकि सब जानते हैं कि कैसी पार्टी है। दूसरी बात, एक पवन जी अभी एक बात कह रहे थे बार बार, पवन जी मैं केवल ये कहता हूं कि नतीजे स्वीकारना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, ये नतीजे क्यों आए हैं उन विफलताओं को स्वीकारना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आप लोग अभी भी डिनायल मोड में है कि हमने बड़ा अच्छा काम किया था, तो या तो जनता ने गलत काम किया है, या तो मेरा केवल यही कहना है कि देखिए, अभी आयुष जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, लेकिन सुन लीजिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ विधान थे, इलेक्शन कमीशन को रोका नहीं, तो सवाल उठे भाई। अरविंद केजरीवाल समान सा नेता, ये रामकृपाल सर बोलिए, वक्त कम है मेरे पास, फिर वक्त खत्म होगा सर। रामकृपाल जी सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए, पवन जी बस। कभी भी किसी भी नेता को खुद को जनमत संग्रह के अपने नाम पे जनमत संग्रह नहीं कराना चाहिए। लोकसभा में केजरीवाल जी ने कहा कि अगर मुझे जेल से बाहर देखना चाहते हो सदन तो 7 सीटों दे दो, एक भी सीट ठीक है। मेरे पास वक्त कम है, माफी चाहूंगा। सर्वे जी मेरा सवाल आपसे, दिल्ली से संदेश भी होगा, और कई बार हमने देखा है कि जो लोकल पॉलिटिक्स है उसका इंटरनेशनल लेवल पर भी खामियाजा हो जाता है अगर कोई एक्स्ट्रा वोकल लीडर कहीं पर कुछ भी बोले। हमने कई बार वो दिक्कतें देखी हैं, बीजेपी में भी देखी हैं। क्या बीजेपी ये रिस्क लेगी कि कोई एक्स्ट्रा वोकल लीडर जो है वो आगे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, या युवा मुख्यमंत्री डिलीवरी वाला चेहरा भी हो, या सरप्राइज आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई कपिल मिश्रा टाइप का लीडर भी आगे बढ़े? नहीं आयुष भाई, देखिए जो भी आएगा सरप्राइज आएगा, लेकिन वो जो है पूरे एक डिलीवरी वाला मुख्यमंत्री होगा। बार बार इसकी बात कर रहा हूं क्योंकि बीजेपी ने सबको कहा है कि भैया हम दिल्ली को चमकाएंगे और दिखाएंगे कि वर्ल्ड क्लास सिटी कैसे बनता है। क्योंकि आप देखो, अगर बड़े बड़े गेम्स कहीं होते हैं तो उस सिटी की पूरी सूरत बदल जाती है। यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स होने के 10 साल बाद दिल्ली का क्या हाल हो गया। 2010 में मैं कॉमनवेल्थ गेम में अपना पहला जर्नलिस्ट का जॉब शुरू किया था, और 15 साल में दिल्ली का क्या हाल हो गया। तो दिल्ली को बीजेपी जो डिलीवरी जो चीजें हैं वो दिखाना पड़ेगा, और इसका सीधा असर बिहार के इलेक्शन में होगा,
क्योंकि यहाँ पे डबल इंजन की सरकार नहीं, वो बना के डिलीवरी लेके वो आई है। 300 यूनिट बिजली वाला, महिलाओं के लिए राशि वाला, इसकी डिलीवरी भी आपको तुरंत स्टार्ट करनी होगी। जी हाँ, करनी पड़ेगी। तो जो यूनिट बिजली आप कह के आए हो और उन्होंने जो कहा है कि हम जारी रखेंगे जो आम आदमी पार्टी का जो भी ये योजना थी। दूसरी बात, आप जो वृद्धा पेंशन की बात थी जो आम आदमी पार्टी ने बंद कर दिया था, आपको उसको भी तुरंत तत्काल प्रभाव से, मैं कह रहा हूं ना, बीजेपी का 100 डेज का प्रोग्राम होता है, उन 100 डे में इन सारे चीजों पे करना पड़ेगा। जमुना साफ करना लंबा प्रोसेस है, जो इसका आपका जो भी वादे हैं आपको जल्दी जल्दी उस पर काम करना होगा, वरना विपक्ष भी घेरेगा और जनता भी उसका संदेश बिहार में देगी। उनका जी क्लास कमेंट आपका। देखिए, एमसीडी में तो काम इनका देख लिया, बहुत खराब था। उम्मीद करती हूँ कि अब ये राहत दें। दिल्ली एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, इन सब चीजें जूझ रही है। सड़कें, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर जो शीला जी के टाइम में काम हुए थे उनको आगे बढ़ाएं। 10 साल से काम रुक गए थे। कौशलकांत जी, ये योजनाएं फिजिबल कितनी होंगी? क्योंकि अर्थव्यवस्था के मामले पर हमने कई सारी दिक्कतें देखी हैं। जो बड़े बड़े वादे आप जो कभी रेवड़ियां कहा करते थे, वो वादे आपने भी किए और बरकरार रखने का वादा भी किया है। अर्थव्यवस्था पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसका बोझ नहीं पड़ेगा, ये कैसे सुनिश्चित होगा, जो कोई भी चेहरा रहे? आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी घोषणा पत्र में अभी तक वादे किए हैं उसके 99% वादे पूरे हुए हैं। तो मैं इस बात का आश्वासन देता हूं और आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जो भी वादे पूरे किए गए हैं घोषणा पत्र में, वो सब के सब दिल्ली की धरातल पर उतारने की पूरी कोशिश की जाएगी। और आप देखिएगा 5 साल के अंदर जो साबरमती फंड आपने गुजरात में देखा, उससे बेहतर साबरमती यहाँ जमुना का फ्रंट बनेगा। आप देखिए, जमुना की आर्टरी बीजेपी सरकार आते ही शुरू हो चुकी है, उसकी सफाई का काम चालू हो चुका है। इसके अलावा जहां तक रही जो भी योजनाएं हैं, जो भी, चलिए ठीक है, 6 महीने का इंतजार करते हैं उनका। जी, आपने वक्त दिया, तो बिहार का चुनाव भी आ जाएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अपनी